उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन देहरादून में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद इसका कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेगा। आपदा कंट्रोल को लेकर चर्चा की जाएगी। 28 नवंबर से 30 नवंबर तक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपदा कंट्रोल को लेकर चर्चा होगी। राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद इस कार्यक्रम का आयोजन भी कर रहा है। तो विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन होगा और देहरादून में कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद इस कार्यक्रम का आयोजन करेगा। आपदा कंट्रोल को लेकर इसमें चर्चा भी की जाएगी। 28 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देहरादून में ये कार्यक्रम किया जाएगा। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह का ये कार्यक्रम रहने वाला है? कौन कौन इसमें शामिल भी होंगे? देखिए विशाल, जिस तरह से देखा जाए कि 28 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक जो है कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है आपदा को लेकर के, जिसमें देखा जाए तो विश्व आपदा प्रबंधन को लेकर के बात होगी। किस तरह से उसमें जो है आगे की चुनौतियां रहने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि इस वर्ष आपदा को लेकर के काफ़ी चुनौतियां जो है विभागों के सामने रही और कई विषम परिस्थितियों का सामना जो है जो विभागीय अधिकारी हैं उनको करना पड़ा। एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम ने सारे तमाम जो तंत्र थे उन्होंने जो है मिलकर इसका सामना किया, लेकिन उसको लेकर आने वाले वर्षों में किस तरह की चुनौतियां सामने आ सकती हैं, इसको लेकर के पूरी तरह से जो है ये सम्मेलन करने जा रहे हैं। इस सम्मेलन में मूलतः इसमें जो है पूरी जानकारी रखी जाएगी कि आखिरकार जो है किस तरह से आने वाले वक्त में जो है हम इन चुनौतियों से मुकाबला कर सकते हैं। इसके साथ साथ नई टेक्नोलॉजी कौन सी है जिनका जो है उपयोग जो है पूरी तरह से किया जा सकता है। तो इसमें ये सम्मेलन का आयोजन जो है वो विभाग द्वारा किया जा रहा है, ताकि जो है आने वाले वक्त में जो है तमाम चुनौतियों से निपटा जा सके। तो इस पर पूरी तरह चर्चा होनी है और इसका जो है मूलतः देखा जाए तो ये कार्यक्रम जब आयोजित होगा, निश्चित तौर पर इसमें अन्य राज्यों के जो विशेषज्ञ हैं वो भी जुड़ेंगे और वह भी जो है इसमें अपना विचार विमर्श करेंगे। जी योगेश, आपदा एक बड़ी चुनौती है और हर साल ये भी देखने में आता है कि उत्तराखंड में भारी नुकसान भी इससे होता है। ऐसे में किस तरह से इसकी तैयारी के लिए इंतजाम किए जा सकते हैं? किस तरह के दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, या फिर कोई प्रैक्टिकली तौर पर भी समझाने का काम किया जाएगा? देखिए विशाल, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो टेक्नोलॉजी है उनका इस्तेमाल कैसे जो है अन्य जो हिमालयन राज्य हैं वो कर रहे हैं, वो उसको देखने वाली बात है कि किस तरह से जो हिमालयन राज्य है वो ऐसी आपदा के जो समय होता है उसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से जो है पूरा पता चल सके कि आखिरकार किस तरह की चीज़ें हो सकती है। क्योंकि अब बीच में सुनने को आया था कि डॉप्लर रडार जो है काफ़ी लगाए गए थे, उनसे जो है पहले ये चीज़ें पता लग जाएगी कि क्लाउड बर्स्ट कहाँ हो सकता है, तो उन चीज़ों का आकलन किया जा सकता है। लेकिन वो कहाँ पर थे इस बार वो भी देखने को नहीं मिली चीज़ें जो दावे किए गए थे। लेकिन इस जो सम्मेलन को किया जा रहा है, सम्मेलन में जो है सभी राज्यों के जो विशेषज्ञ होंगे वो अपनी पूरी प्रस्तुति देंगे, साथ में बताने का काम करेंगे कि आखिरकार किस तरह से चुनौतियों से सामना किया जा सकता है। और ये भी इस पर मंथन किया जाएगा कि आखिरकार किस तरह की चुनौतियां ये सामने आ रही है, इसके पीछे की वजह क्या है। तो निश्चित तौर पर इस सम्मेलन के दौरान जो है जब तमाम जो राज्य से आए हुए विशेषज्ञ अपने सुझाव व्यक्त करेंगे, तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है इसका भी हल निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन आपदा बहुत बड़ी चुनौती है, ये आकलन करना बहुत कठिन होता है कि आखिरकार कहाँ क्लाउड बर्स्ट होगा, कहाँ पर जो है सड़कें वाश आउट हो सकती हैं, वो जो है या किस तरह से मलबा आ सकता है, कहाँ से जो है पहाड़ दरक सकते हैं। ये बहुत इसका अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है। लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरह ट्रैकिंग की जा सकती है, किस तरह से पूरी चीज़ों को व्यवस्थित किया जा सकता है, ये एक बड़ी चुनौती है। उसके लिए जो है ये पूरा सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें देखना होगा कि इस सम्मेलन के दौरान 2 से 3 दिन जो है किस तरह की चर्चा होती है और आने वाले वक्त में इसमें किस तरह के हल निकाले जाते हैं। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। कल से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन 30 नवंबर तक चलेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सम्मेलन देश भर के युवा सम्मेलन में शामिल भी हो रहे हैं। 29 नवंबर को अलग अलग राज्यों के युवा झांकी भी निकालेंगे। परेड ग्राउंड में बनाया गया है स्थायी बिरसा मुंडा नगर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सम्मेलन होने जा रहा है
और 30 नवंबर तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के युवा इस कार्यक्रम में शिरकत भी कर रहे हैं और अलग अलग राज्यों से इस कार्यक्रम में पहुंच भी रहे हैं युवा। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे और 30 नवंबर तक यह सम्मेलन चलेगा। तो देश भर के युवा इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों के युवा झांकी भी 29 नवंबर को निकालेंगे और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसको लेकर व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद की गई हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देहरादून में एबीवीपी सम्मेलन कार्यक्रम किया गया है। परेड ग्राउंड में यह आयोजन किया जा रहा है। नैनीताल दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को मॉर्निंग वॉक पर निकले। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और सरकार की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का भी फीडबैक लिया। इस मौके पर सीएम चाय की दुकान पर चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हुए भी नजर आए। बैंक की राजनीति की है। अब देश के अंदर जब अभियान चलाया जा रहा है, ऐसे लोगों का जो घुसपैठिए हैं, जो गलत तरीके से आए हुए हैं, उत्तराखंड के अंदर भी बड़ी संख्या है और हमने इसीलिए राज्य के अंदर पिछले 10 सालों का पूरा एक वेरिफिकेशन ड्राइव हम इस पर चला रहे हैं कि जिन्होंने गलत तरीके से यहाँ पर राशन कार्ड बनाए हैं, यहाँ पर वोटर आईडी बना ली है या आधार कार्ड ले लिया है, बिजली के कनेक्शन ले लिए हैं, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं जो उनको नहीं मिल सकती हैं, जिसकी वो पात्रता में नहीं आते हैं, उनको भी ये सब मिल गए हैं। और यही हमारी डेमोग्राफी जो ख़राब हो रही है, उसके लिए हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। देवभूमि का मूल अस्तित्व बना रहना चाहिए, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य बने रहने चाहिए। तमाम सरकारी भूमि अतिक्रमण युक्त हो गई थी, उसको हमने खाली भी कराया। 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी ज़मीन अतिक्रमण से मुक्त भी हुई है। उस पर हमारा अभियान आगे भी चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में हल्द्वानी में आयोजित 7 दिवसीय सहकारिता मेले में शिरकत करने के बाद सीएम धामी नैनीताल पहुंचे, जहां उनका पार्टी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने भव्य स्वागत भी किया। इस दौरान सीएम धामी ने जहां कानून व्यवस्था, विकास कार्यों और डेमोग्राफी को लेकर सख्त निर्देश दिए, वहीं राज्य के विकास में सबकी भागीदारी को और बेहतर करने के भी संदेश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य लगातार प्रगति कर रहा है, लेकिन इससे अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। विकास के इस क्रम को बनाए रखने और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अभी और भी प्रयास करने होंगे। देखिए, उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्य, उत्तराखंड की डेमोग्राफी, उत्तराखंड का मूल अस्तित्व किसी भी कीमत पर हम खराब नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। अभी तक यहाँ की डेमोग्राफी को जो नुकसान हुआ है, सांस्कृतिक मूल्यों के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, उसको लेकर हमने पूरी सख्ती के साथ सभी जिलों में सभी प्रशासन के अधिकारियों को कहा है कि पिछले 10 सालों का जो भी यहाँ पर डेमोग्राफी में चेंज आया है, जो गलत तरीके से राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली के कनेक्शन, अन्य जो पात्रता की श्रेणी में ना आने वाले, उनको पात्रता की श्रेणी में लाया गया है, उसकी सघन जांच चलाई जाए, उनकी जांच की जाए और कार्रवाई की जाए। हल्द्वानी में हाईकोर्ट शिफ्टिंग की चर्चाओं के दौरान बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड की ओर से अपने कार्यालय के लिए गोलापार में जमीन खरीदने, फिर 2000 स्क्वायर फीट की भूमि को एक प्रस्ताव पास कर अब उसे बेचने के प्रस्ताव को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में सुनवाई भी हुई है। मामले की सुनवाई के बाद एकल पीठ ने उस प्रस्ताव पर रोक भी लगा दी है। ये हाईकोर्ट शिफ्टिंग का मामला चल रहा है बहुत समय से कि नैनीताल की जगह हल्द्वानी शिफ्ट किया जाए। गवर्नमेंट ने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और
लॉ मिनिस्ट्री ने भी इस पर सहमति भी दे चुका है। लेकिन ये मैटर डिवीजन बेंच के द्वारा यहाँ एक ऑर्डर पास कर दिया गया, जिसकी वजह से वो नोटिफिकेशन नहीं हो पाया। उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, जो पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उस ऑर्डर को स्टे कर रखा है। उसके संदर्भ में हाई कोर्ट की जो बार काउंसिल है, जो बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड है, उन्होंने एक एनोनिमस प्रस्ताव पारित करके गोलापार में एक जमीन को परचेज किया गया था, जिसका शिलान्यास भी हो चुका है और उसको मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था, और उस पर 1 करोड़ रुपया बिल्डिंग बनाने के लिए फंड भी मुख्यमंत्री की तरफ से आ गया, जो कि डीएम के पास आज भी पेंडिंग है। एक्टर उर्मिला सनावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब हरिद्वार के पूर्व विधायक सुरेश राठौर खुले तौर पर मीडिया के सामने आए और उन्होंने साफ कहा कि कुछ लोग उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। राठौर ने आरोप लगाया है कि उर्मिला सनावर उन्हीं लोगों में शामिल है और ये पूरा मामला श्री गुरु रविदास महापीठ को तोड़ने का एक बड़ा षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावों में कोई सच्चाई नहीं है। देखिए, बहुत निम्न स्तर के लोग जो हैं वो इस तरह के कृत्य करते हैं। ये उर्मिला सनावर उसी का एक अंग है और ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है श्री गुरुदास इस महापीठ को विघटित करने का, तोड़ने का और मेरे समाज में छवि को खराब करने का। बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये मेरा वर्चस्व को समाप्त करने के लिए कोई लोग उर्मिला सनावर के पीछे लगे हैं, जो इसको प्रोत्साहित करते हैं और इसका साथ देते हैं, इसका सहयोग करते हैं। इस तरह से वो मेरी इस छवि को खराब कर रही है, मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर समाज के बीच में वो विघटन पैदा करना चाहते हैं। अभी कुछ समय पहले स्पष्ट मैं कहना चाहूँ, जिस समय ये मेरे पास आई थी, अपनी मदद के लिए आई थी, इसकी मैंने मदद कर दी थी। इससे मेरा बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। ये जानबूझकर जो भाभी जी विधायक हैं, उसका यूएसआर बैनर के तले हमारा पंजीकरण था, उसके रिहर्सल के नाम पर, उसके सीन के नाम पर इसने उसको मीडिया में अलग अलग तरीके से प्रचारित करने। चमोली के नारायण बगड़ प्रखंड के छेगुड़ा गांव में पति पत्नी के बीच विवाद ने एक दर्दनाक रूप ले लिया। पत्नी की हत्या कर शव को ठिकाने लगाने का सनसनीखेज मामला भी सामने आया। घटना सोमवार 24 नवंबर की बताई जा रही है। बुधवार को पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पति की निशानदेही पर शव भी बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसार छेगुड़ा गांव निवासी महावीर प्रसाद देवली की सोमवार दोपहर अपनी पत्नी दमयंती देवी से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी और ऐसे में पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट पे उतार दिया था। कोतवाली रुड़की पुलिस ने शहर भर में पतंग और चाइनीज मांझा बेचने वाली दुकानों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने कई दुकानों की सघन चेकिंग अभियान भी करते हुए अवैध चाइनीज मांझा रखने वालों पर बड़ी कार्रवाई भी की और साथ ही चेतावनी भी थी। पुलिस ने दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि चाइनीज मांझा किसी भी हालत में ना बेचा जाए। अधिकारियों ने कहा है कि प्रतिबंधित मांझा बेचते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर पूरे जिले में लगातार दून पुलिस की चेकिंग अभियान जारी है। पुलिस की अलग अलग टीमें संबंधित सीमावर्ती चेक पोस्टों, आंतरिक मार्गों पर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग भी कर रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नियो मेट्रो को मंजूरी दी गई, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि नियो मेट्रो का काम कब तक शुरू होगा और कब खत्म होगा। वर्षों से शहर में मेट्रो तो कभी नियो मेट्रो की चर्चा हुई है, लेकिन अब तक धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दिया, जबकि मेट्रो के नाम पर करोड़ों रुपए पहले ही खर्च कर दिए गए हैं। तो क्या इस बार दून वासियों का सपना साकार होगा?
राजधानी देहरादून वासियों को सरकार मेट्रो का सपना वर्षों से दिखा रही है, लेकिन अब तक इसे लेकर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है और अब एक बार फिर इसकी चर्चा तेज है। सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में न्यू मेट्रो सहित कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मेट्रो का जिक्र इससे पहले भी किया गया था, यहाँ तक कि इसे लेकर ड्रोन सर्वे भी किया गया था, लेकिन उसके बाद बात आगे नहीं बढ़ पाई। अब कैबिनेट ने इसे लेकर सहमति दी है। उम्मीद है कि इस बार तेजी से इस पर काम किया जाएगा। मेट्रो नियो परियोजना के प्रस्ताव पर आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कुछ सुझाव और परामर्श दिए गए हैं। मेट्रो नियो जो यहाँ की प्रोजेक्ट बन रहा था उनको उसमें समाहित करने के लिए सहमति दी गई। मेट्रो नहीं, नियो, ये नियो मेट्रो परियोजना। सामान्य मेट्रो के मुकाबले मेट्रो नियो को बनाने में काफी कम खर्च आता है। अभी एक एलिवेटेड मेट्रो को बनाने में प्रति किलोमीटर का खर्च 300 से 350 करोड़ रुपए आता है, जबकि अंडरग्राउंड में यही लागत 600 से 800 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। जबकि मेट्रो नियो या मेट्रो लाइट के लिए 200 करोड़ तक का ही खर्च आता है। अगर नियो मेट्रो का काम होता है तो यात्रियों को सस्ते सफर की सौगात भी मिलेगी। इसके लिए सड़क से अलग एक डेडिकेटेड कॉरिडोर तैयार कर इसका संचालन किया जा सकता है। देखिए, विशेषकर हमारे उत्तराखंड में जो है वो पर्यावरण के लिए एक पर्याय माना जाता है कि उत्तराखंड में पर्यावरण बचा हुआ है, तो उसको और भी अच्छी तरह से संरक्षित रखने के लिए मेट्रो होना आवश्यक है। विशेषकर शहरों में जिस तरह से देहरादून में पॉल्यूशन हो रहा है, तो मैं समझता हूँ उसके लिए मेट्रो एक जनता के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि जिस तरह से जाम लग रहा है उससे बचने के लिए बहुत कारगर साबित होगा मेट्रो की योजना। मेट्रो नियो सिस्टम रेल गाइडेड सिस्टम है, जिसमें रबड़ के टायर वाली इलेक्ट्रिक कोच होते हैं। इसके कोच स्टील या एल्यूमिनियम के बने होते हैं। बिजली जाने पर ये ट्रेन 20 किलोमीटर तक चल सकती है, इतना पावर बैकअप होता है। सामान्य सड़क के किनारों पर फेंसिंग करके या दीवार बनाकर इसका ट्रैक तैयार किया जाता है। इसमें ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, जिसमें टिकट का सिस्टम QR कोड या सामान्य मोबिलिटी कार्ड से होता है। इसके ट्रैक की चौड़ाई 8 मीटर होती है। जहां रुकेगी वहां 1.1 मीटर का साइड प्लेटफॉर्म होगा।